हेलो एवरीवन, क्या हालचाल भाई। दिस साइड योर मैथ्स मेंटर ज़ीशान आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां हमारी सारे टीचर्स मिलकर, सारी फैकल्टीज मिलकर, पूरी टीम मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड से रिलेटेड एवरी क्लास, एवरी सब्जेक्ट, एवरी चैप्टर, एवरी कॉन्सेप्ट इन डिटेल आपको बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराया जाता है वीडियोस के फॉर्म में। एंड एवरी वीडियो इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। सारे वीडियोस आपको प्रॉपर्ली अरेंज मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल, हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। तो देरी किस बात की है भाई, रेगुलर वाले बढ़िया वाले व्यूअर बन जाओ, रेगुलर वाले पढ़ाई करने वाले बच्चे बन जाओ हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स की टीम के साथ। इसी के साथ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी खुशखबरी है दोस्त, अगर आपकी जान पहचान में कोई भी हिंदी मीडियम का बंदा है या बंदी है तो उनको बता देना कि भाई आपको हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल, जो मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है, वो प्रोवाइड करा रहा है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी रिच वीडियोस ऑफ योर सिलेबस लाइक यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड। ये 5 बोर्ड जो हिंदी मीडियम से रिलेटेड है ना, अगर इन 5 बोर्ड से में कोई भी बोर्ड ऐसा है जिसमें पढ़ने वाला बच्चा आपकी जान पहचान का है, टच में है, तो बता देना यार, उनका भी अच्छा हो जाने दो, उनका भी उद्धार हो जाने दो, है ना। उद्धार कहा मैंने, उधार नहीं कहा है, ठीक है। सो लेट अस बिगिन विद टुडेस लेक्चर बाय दिस साइड अगेन ज़ीशान योर मैथ्स मेंटर। आज आपके लिए लेकर आया हूं रिलेशंस एंड फंक्शन का चैप्टर 1 का टाइप्स ऑफ फंक्शन लेक्चर। इस लेक्चर में हम जो बहुत इंपॉर्टेंट, एक तरह से आप कह सकते हो, ये लेक्चर में जानबूझकर इसलिए लाया हूं सो दैट आपका प्रीवियस क्लास 11th का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिकॉल हो जाए बेटा, क्योंकि इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। इसके बाद फिर आपको पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, देन वी हैव अपना सिग्नम फंक्शन, देन वी हैव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये 7-8 टाइप के फंक्शंस आज आपको पूरे समझा देने वाला हूं सो दैट आपको कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी सॉल्विंग में मिलने वाले हैं। एनसीईआरटी की क्वेश्चन की जो एक्सरसाइज 1.2 है उसमें बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं जो सिग्नम फंक्शन से रिलेटेड है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मॉड्यूलस फंक्शन से रिलेटेड है। तो यार इनका रिवीजन तो बनता है। तो शुरू करते हैं आज का बढ़िया धुआंधार लेक्चर। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है व्हाट आर फंक्शंस, तो उनको जाके देख लो, उस लेक्चर को अच्छे से समझ लो। 1.5x पे देख लेना दोस्त, लेकिन देख लेना बिकॉज उसमें बहुत सारी चीजें अपन ने फंक्शन के बेसिक्स पढ़े हैं। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक्चुअली रिलेशन का ही हिस्सा होता है, रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट से आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट से आता है, रिलेशन को फंक्शन बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, डोमेन कैसे निकाली जाती है, इमेज क्या होती है, प्री इमेज क्या होती है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, भाई फंक्शन की कंडीशन, सब कुछ मैंने डिटेल में उस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रखा है। तो उस वीडियो को हल्के में नहीं लेना, बहुत भारी वीडियो है, दिमाग तुम्हारा ठिकाने पर लग जाएगा अगर तुमने उस वीडियो के हर एक पॉइंट का पॉइंटर बना के लिख लिया और समझ लिया। तो 5 P पे ध्यान रखना, P फॉर पेन, P फॉर पेपर, P फॉर प्रैक्टिस, P फॉर प्रोग्रेस, प्रोग्रेस तो बाद में आएगी, P फॉर पेशेंस एंड देन प्रोग्रेस। पेन, पेपर, प्रैक्टिस, पेशेंस और प्रोग्रेस, 5 चीजें जो P से शुरू होती हैं, अच्छे से कर लोगे तो मैथ्स में प्रो बन जाओगे। आगे चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं ये पहली स्लाइड क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम समझेंगे कांस्टेंट फंक्शन होता क्या है। गुरुजी सबसे पहले समझाइए कि हमारा कांस्टेंट फंक्शन क्या है। कांस्टेंट का मतलब जानते हो, निब्बा निब्बी इस वर्ड का बहुत यूज करते हैं, यू आर माई कांस्टेंट, आई एम योर कांस्टेंट। अरे भैया कांस्टेंट के चक्कर में दुनिया में कांस्टेंट बने रह जाओगे। कांस्टेंट का मतलब होता है बेटा रुका हुआ, थमा हुआ, बिल्कुल स्टेबल, बिल्कुल रिजिड। समझ रहे हो? कांस्टेंट का मतलब ऐसी चीज जो हिले नहीं, बदले नहीं, कुछ भी हो जाए, उसको बोला जाता है कांस्टेंट। अगर मैंने कह दिया कि इस पेन का मास 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम, जो 10 मैंने बोला, जो ग्राम मैंने बोला, ये पूरा इसका मास हजारों सालों तक भी कांस्टेंट रहेगा। अगर मैंने इसको ऐसे ही लिखा छोड़ दिया, ऐसे ही रखा छोड़ दिया हजारों साल तक, कुछ नहीं होने वाला। प्लास्टिक है बेटा, वैसे भी डिकम्पोजेबल नहीं है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि कांस्टेंट एक दूसरे के मत बनो, कांस्टेंट फंक्शन पढ़ लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सर कांस्टेंट फंक्शन होता क्या है?
ये अपन डेफिनेशन वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे, ये तो मैं सिर्फ कांस्टेंट और आइडेंटिटी फंक्शन में लिखकर लाया हूं, बाकी अपना रैशनल वैशनल जितने भी और अदर फंक्शंस हैं तो उनको तो रिकॉल कराना है, उनमें मैं कुछ भी ऐसा लिखकर नहीं लाया हूं, अपन आराम से नॉर्मली पढ़ लेंगे, ठीक है सर। सबसे पहली चीज जो फंक्शन होता है वो लिखा कैसे जाता है सर? फंक्शन को लिखने का तरीका है एफ और ब्रैकेट में एक्स। सबसे पहले तो ऐसे लिखा जाता है, जरूरी नहीं है कि एफ हो, आप जी एक्स भी लिख सकते हो, है ना, जरूरी नहीं है जी एक्स हो, आप पी एक्स भी लिख सकते हो, लेकिन ज्यादातर जो अच्छा लगता है ना वो एफ एक्स लगता है, ठीक है, ठीक है। और बेसिकली जो फंक्शन होता है वो ऐसे लिखा जाता है क्लास 12th में या 11th में, फंक्शन इज ए टू बी, फंक्शन इज ए टू बी। जो फंक्शन है वो सेट ए से सेट बी की तरफ डिफाइंड है, ठीक है। अच्छा, फंक्शन को आपने कहा सर एफ एक्स से डिनोट कर दो, एफ एक्स इज इक्वल टू, बेटा मैं कह रहा हूं कि मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू यहां एक्स प्लस 5 लिखा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, x प्लस 5 लिखा, ध्यान रखना। अब अगर मैं यहां पर इनपुट का मतलब है डोमेन, है ना, डोमेन जानते हो, इनपुट जानते हो, ठीक है। अगर मैंने यहां इनपुट 0 रखा, अगर मैंने कहा इनपुट 0 तो आउटपुट आएगा 0 प्लस 5, ठीक है। अगर मैंने कहा यहां इनपुट 1 रखूं, x की जगह 1 तो 1 प्लस, यहां भी 1 आएगा, 1 प्लस 5 6, x की जगह 2 रखूं तो यहां क्या आएगा 2 प्लस 5 7। बेटा अलग अलग इनपुट में जो वैल्यूज आ रही हैं, जो आउटपुट आ रहे हैं वो भी अलग अलग आ रहे हैं, अलग अलग इनपुट में अलग अलग आउटपुट्स आ रहे हैं। क्या कांस्टेंट है? नहीं है सर, बदल जा रहा है, ये तो बदल रहा है, ये तो बदलू है सर, ये तो बदल रहा है, रंग बदल रहा है अपना, हर इनपुट पे इसका आउटपुट चेंज हो रहा है, ये कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट फंक्शन सिर्फ वो होगा कि तुम इनपुट कुछ भी डाल दो, उसका आउटपुट यहां पर बिल्कुल सेम होने वाला है, बिल्कुल सेम होने वाला है। कैसे सर? अभी बताता हूं सर। एक काम करो, आप एफ एक्स इज इक्वल टू -2 ले लो खत्म। एफ एक्स इज इक्वल टू -2, ये एक फंक्शन है बेटा, ध्यान रखना, -2 एक फंक्शन है, -2 एक फंक्शन है, ठीक है सर। अब सर यहां पर अपन x की जगह क्या रखें? कुछ भी रख दे भाई डोमेन कुछ भी रख दे, डोमेन बोले तो इनपुट, डोमेन बोले तो इनपुट, भाई कुछ भी, कोई भी रियल नंबर रख दे। सर इसकी जगह -2 रख दे, रख दो, इसकी जगह 4 रख दे, रख दो, देखो 4 रखो, F4, इसका मतलब है मैंने यहां पर भी 4 रखना है और मैंने यहां पर भी x जहां जहां है वहां 4 रखना है। यहां x है ही नहीं, यहां x है ही नहीं, ये तो -2 ही रहेगा। अच्छा सर x की जगह यहां 8 रख दे, रख दो भाई, 8 रख दो, F8 आ गया, तो F यहां 8 रखा तो यहां जहां भी x हो वहां 8, यहां x है ही नहीं है तो यहां भी हम -2 ही लिखेंगे। अब तुम देख रहे हो, मैंने इनपुट में पहले 4 रखा तब भी -2 आया आउटपुट, मैंने डोमेन में इनपुट में 8 रख दिया तब भी आया -2, मैं इनपुट में 0 रख दूंगा, F0 इनपुट बोले तो x की इनपुट वैल्यू, यहां पर मैंने x0 रखी तो यहां भी x जहां भी है वहां 0 आएगा, यहां x है ही नहीं है तो तब भी ये -2 है। तो सर एक चीज तो समझ में आ गई कि ऐसा फंक्शन जिसमें आप कितने भी इनपुट डाल लो आउटपुट आपका सेट रहेगा, आउटपुट एक ही आएगा, दैट इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट फंक्शन, उसको हम कांस्टेंट फंक्शन पुकारेंगे। फिगर यहां पर बना के दिया गया है बेटा, जल्दी से देख लेते हैं कि आपके पास कोई एक फंक्शन है, और एक बात ध्यान रखना बेटा, जो कांस्टेंट फंक्शन होता है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू के, जहां पर के एक कांस्टेंट रियल नंबर होता है, कि क्या होता है? एक रियल नंबर होता है। क्या होता है? मैं फिर बोल रहा हूं, k इज अ रियल नंबर। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, डन, पक्की बात है सर, डन। चलो आगे देखते हैं। अब सर यहां पर जैसे ही मैंने यहां f(x) जैसे इनपुट x1 डाला तो इसका आउटपुट क्या आया? b। x2 डाला इनपुट तो इसका भी आउटपुट क्या आया? b। x3 डाला इनपुट, आउटपुट क्या आया? b। इसको क्या लिख सकते? इसको लिख सकते 4, -2, 4 इनपुट है, आउटपुट आया -2। 8, -2, मैंने 8 को इनपुट डाला, आउटपुट आया -2। 0, -2, मैंने जैसे इनपुट डाला 0 फंक्शन में, -2 आ गया इसका आउटपुट सेम आ रहा है। तो x1 डाला, b आया आउटपुट, x2 डाला इनपुट, b आया आउटपुट, x3 डाला इनपुट, b आया आउटपुट, तो इन सब का आउटपुट एक ही आ रहा है। फंक्शन है, हर एक इनपुट पे आपको आउटपुट मिलेगा और जो आउटपुट मिल रहा है बस वो सेम है, तो फंक्शन तो है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस आपको एग्जाम्पल के तौर पे मिलेंगे देखने को। एक बात ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूं कि ये जो k होता है ना, दिस इज अ कांस्टेंट रियल नंबर, ये एक रियल नंबर ही
होगा, ये एक नंबर होगा। यहां पर एक वेरिएबल की मिसिंग होगी, वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि अगर वेरिएबल आ गया तो नाटक हो जाएगा। मान के चलो मैं यहां पर लिख दूं f(x) इज इक्वल टू 9 फॉर एग्जाम्पल, के की जगह एक रियल नंबर मैंने 9 लिख दिया। अब ये 9 है ना, यहां पर कोई वेरिएबल नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको हिलाने वाला, इसको चेंज करने वाला कोई वेरिएबल नहीं है। यहां तुम x में कुछ भी रखते जाओ इनपुट, -2, 8, 10, 100, 4 लाख, कुछ भी रख दो, ये नहीं हिलने वाला, क्योंकि इसको हिलाने वाला, इसको चेंज करने वाला x यहां नहीं है। चेंज कौन हो रहा है? चेंज x की वैल्यू होगी, इनपुट चेंज होगा। अगर यहां x चेंज होगा तो यहां भी x चेंज होगा, पर x तो यहां है ही नहीं, तो चेंज कौन करेगा इसको? कोई नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसका आउटपुट सेट होता है, कांस्टेंट होता है, स्टेबल होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हमने समझ लिया है बेटा कांस्टेंट फंक्शन। कोई समस्या? नो समस्या सर, नो समस्या सर, ठीक है, डन सर। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले बच्चा यहां पर कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। इफ f इज अ फंक्शन गोइंग फ्रॉम a टू b, be a function from a to b, if only one element of b, b का मतलब है सेकंड सेट, सेकंड सेट जो आउटपुट लिखा हुआ है, इफ ओनली वन एलिमेंट ऑफ b इज द इमेज, यही इमेज बन गई, बस एक एलिमेंट जो सेकंड सेट का है, इज द इमेज, किसकी इमेज है? इज द इमेज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए। सेट ए, सेट पहला जिससे हम इनपुट लिखते हैं, उस ए सेट के सारे एलिमेंट्स, मतलब सारे के सारे इनपुट्स, उन सारे के सारे इनपुट्स की एक ही आउटपुट है, एक ही इमेज है। कौन? ये। समझ रहे हो ना, थोड़ी सी टेक्निकल भाषा होती है, पर समझाने के लिए अपन तो है, ठीक है सर। ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दिस इज एसोसिएटेड विद ईच एलिमेंट ऑफ ए सेट, यानी पहला सेट जिससे हम इनपुट लिखते हैं, उसके हर एक एलिमेंट से सिर्फ बी वाले सेट का एक एलिमेंट अटैच होगा। मतलब ये इसकी भी इमेज, ये इसकी भी इमेज, ये इसकी भी इमेज, ये इसका भी आउटपुट, ये इसका भी आउटपुट, ये इसका भी आउटपुट, ये इसका आउटपुट बी, इसका आउटपुट बी, इसका आउटपुट बी, इसकी इमेज बी, इसकी इमेज बी, इसकी इमेज बी। समझ गए ना? खेल सिंपल सा है। ये भाषा, ये लैंग्वेज तुमसे कोई नहीं लिखवाएगा, ये लैंग्वेज तुमसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन तुम्हें ये लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। याद नहीं हो चल जाएगा, समझ में आनी चाहिए, ठीक है? समझ गए सर? इस लाइन का मतलब और समझा दो सर, ये बहुत डरावनी सी लग रही है, ये देखने में बहुत खतरनाक सी लग रही है, तो चलो इसको समझ लेते हैं सर। सर यहां लिखा है f(x) इज इक्वल टू b, मतलब यहां x में आप कुछ भी डालो आपको b ही मिलेगा, आपको b ही मिलेगा, ठीक है? अब ये क्या है सर, ये समझाओ ना। अब ये जो बाद में ये हातिम ताई जैसा कुछ लिखा हुआ है, अरे बताता हूं। फॉर ऑल x, फॉर ऑल x, x क्या है सर? ये x इनपुट है, x इनपुट है। अब इनपुट कहां से आ रहा? इनपुट सेट a से आ रहा। फॉर ऑल x दैट बिलोंग्स टू सेट a, जो a से आएगा। फॉर ऑल x दैट बिलोंग्स टू a, खत्म। ऑल x, जितने भी x हैं, जितने भी इनपुट हैं, जितने भी a सेट में एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे आपको, ऑल का मतलब है सारे के सारे x, सारे के सारे इनपुट्स आपको यहां रख के चेक करने पड़ेंगे, पर आपका आंसर b ही आएगा, आपका आउटपुट b ही आएगा। नेक्स्ट, thus f function a to b will be a constant function if the range of f consists of only one element। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेंज का जो सेट होगा वो सिंगलटन सेट होगा, ठीक है? जो रेंज सेट होगा इज अ सिंगलटन सेट। मतलब सर रेंज के अंदर मात्र एक चीज लिखी होगी, ये रेंज का सेट बन जाएगा। रेंज विल कंटेन ओनली वन एलिमेंट, ठीक है? रेंज के अंदर मात्र एक एलिमेंट होगा सर। यहां पर रेड डॉट लगा दी, इसका मतलब है एक एलिमेंट होगा, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। जल्दी से बढ़ते हैं आगे, फिर समझते हैं आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, ठीक है? डन सर। चलिए आइडेंटिटी फंक्शन समझ लेते हैं सर, इसको इरेज करते हैं। ये रहा अच्छा अभी और भी है, ओके कोई बात नहीं। Here A set is x1, x2, x3, यानी ये इनपुट्स हैं, these are the inputs बेटा। ये इनपुट हो सकता है, ये इनपुट हो सकता है, ये इनपुट हो सकता है।
सारे इनपुट डाल दो, सेट बी में 3 एलिमेंट्स है तुम्हें, पर आंसर एक ही एलिमेंट मिल रहा है बी। आउटपुट तुम्हें सिर्फ एक एलिमेंट बी ही मिल रहा है। तो सर अपन ने क्या करा, फंक्शन ए टू बी सच दैट f(x1) आपने जैसे ही f(x) इज इक्वल टू बी देखा, यहां पर आपने क्या करना है, आपने f(x1) में x की जगह x1 लिखना है, मतलब पहला एलिमेंट x जो है वो इनपुट है और इनपुट आ रहा है सेट ए से, सेट ए में पहला इनपुट है x1, तो x की जगह मैंने x1 लिख दिया, आएगा आपका आउटपुट b ओनली। x की जगह मैंने x2 लिख दिया, आएगा आउटपुट आपका b ही। x की जगह मैंने x3 लिख दिया, आएगा आपका आउटपुट c ही। तो c कह रहा हूं यार, सॉरी, b ही। तो एक चीज हम समझे सर, क्या समझे, कि यार ये जो भी फंक्शन है इसका सिंगल आउटपुट आ रहा है, सिंगल इमेज या सिंगल आउटपुट आप कह सकते हो, ठीक है। तो रेंज विल हैव ओनली वन एलिमेंट, रेंज और इमेज आप कह सकते हो, रेंज और इमेज विल बी अ सिंगल एलिमेंट, ठीक है। रेंज और इमेज विल बी अ सिंगल, एक एलिमेंट होगा, विल बी अ सिंगल एलिमेंट फ्रॉम सेट बी। सेट बी का एक ही एलिमेंट इमेज बन जाएगा या आप कह सकते हो रेंज बन जाएगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन ये तो है ही। अब इन्होंने एक आपको एग्जाम्पल दे दिया इलस्ट्रेशन में, जैसे ये एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, f(x) इज इक्वल टू 2, f(x) इज इक्वल टू 2। मैं बोल रहा हूं ना, ये जो इक्वल में आपको मिलेगा ना फंक्शन में लिखा हुआ, ये एक रियल नंबर होगा, इसके अंदर x मौजूद नहीं होगा, क्योंकि अगर RHS में x लिख दिया तो फिर ये कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, है ना। अब यहां पर आप कुछ भी लिख लो, x की जगह 1 लिख लो, लो भैया f1, तो ये तब भी 2 रहेगा। f की जगह सर हम 2 लिख लें बेटा, ये तब भी 2 रहेगा, क्योंकि यहां पर आपने 1 लिखा, यहां पर भी तो x होना चाहिए जिसकी जगह 1 लिखो, यहां पर आपने x की जगह 2 लिखा, तो यहां भी तो कहीं x होना चाहिए जिसकी जगह 2 लिखो, पर है ही नहीं है। f की जगह मैंने 3 लिखा सर, तो यहां भी क्या आया, 2 ही आएगा। तो इसका अपन कैसे बना सकते हैं डायग्राम, रे डायग्राम, सर रे डायग्राम बड़ी आराम से बन जाएगा। ये हमने बनाया और सर इनपुट्स में हमने 1 2 3 लिख दिया, आउटपुट्स में भी हम लिख देते हैं 1 2 3 लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस हमें इतना पता है कि जैसे ही हमने यहां से यहां फंक्शन मैप किया, यानी कि सेट ए से सेट बी, ठीक है, तो हमें समझ में आ गया जो भी फंक्शन है, जब हमने 1 डाला उसमें तो उसका आउटपुट 2 आया, जब हमने 2 डाला उसमें तब भी उसका आउटपुट 2 आया, जब हमने 3 डाला उसमें तो आउटपुट 2 आया। आउटपुट सेम आ रहा है, इनपुट आप कुछ भी रख दो, इनपुट बोले तो डोमेन आप कुछ भी रख दो, रेंज आपको 2 ही मिल रही है ना, तो आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है। चलो भैया ये हो गया, हटाते हैं सर। इसके बाद हम चलते हैं, दिस इज आवर नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज द आइडेंटिटी फंक्शन। ये भी बहुत बढ़िया आइडेंटिटी भाई। व्हाट इज माय आइडेंटिटी? माय आइडेंटिटी इज जीशान अली। What is your identity? Your identity might be Roshan Kumar. Your identity might be Saloni Pandey. Your identity might be ऋषभ श्रीवास्तव। आपकी आइडेंटिटी आप जानो, मेरी आइडेंटिटी मैं जानूं, ठीक है, समझ में आ रही है। जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, जो इनपुट वो आउटपुट, बस इतना याद रख लो, जो इनपुट वही आउटपुट, जो इनपुट है वही आउटपुट है, खत्म, दैट्स इट। जो इनपुट है वही आउटपुट है। मतलब सर अगर इनपुट 9 डाला तो आउटपुट भी 9 आएगा निकल के, अगर इनपुट -8 डाला तो आउटपुट भी -8। जो डोमेन होगी वही रेंज होगी, खत्म। और क्या सर, कैसे पॉसिबल है? अरे बहुत छोटी सी चीज है यार। अगर हमारा फंक्शन a to a डिफाइन है, a to b नहीं, a to a डिफाइन है, ध्यान दीजिएगा, a to a यानी a क्रॉस a हुआ होगा, a क्रॉस a हुआ होगा, ठीक है सर। तो ध्यान दीजिएगा, फंक्शन ऑफ x f(x) इज इक्वल टू x। लो भैया, ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन का डिनोशन, यानी ऐसे डिनोट करते हैं हम आइडेंटिटी फंक्शन को। क्लियर? 110% क्लियर सर, ठीक है। क्या करें, सुनते जाना। सर अगर मैंने यहां इनपुट इनके अकॉर्डिंग डाला, 1 डालो भैया, यहां इनपुट में 1 डालता हूं, ठीक है, f1 मैंने यहां 1 लिखा,
यहां 1 लिखा तो मुझे यहां भी 1 लिखना पड़ेगा। ध्यान रखना बेटा, ये जो एफ एक्स होता है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम वाई भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा ये जो पूरा दिख रहा है ना, ये इसको आप एफ एक्स भी बोल सकते हो या आप इसको वाई भी बोल सकते हो। ये पूरा का पूरा जो सेट है ना, ये एफ एक्स या वाई भी आप बोल सकते हो, ध्यान देना, ठीक है। डन सर। अब अगर मैंने F2 डाला यहां x की जगह 2, तो यहां भी x की जगह 2 आएगा। अब मैंने अगर x की जगह 3 डाल दिया तो सर यहां भी 3 आ जाएगा। तो तुम देखो, एक चीज नोटिस करो कि इस टाइप के फंक्शन में जो इनपुट जा रहा है वही आउटपुट बाहर निकल के आ रहा है। बात समझ में आ रही है? देखो ना सर, यहां पर इनपुट है x, तो आउटपुट भी x आया, मतलब 1 आया, है ना सर। सिंपल सी बात है, डोमेन और रेंज बराबर बन जाते हैं। जो डोमेन होंगे वही रेंज होंगे, जो रेंज होंगे वही डोमेन होंगे। बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर किसी फंक्शन में आपने 1 डाला और आपको 1 मिला, उसी फंक्शन में आपने x की जगह 2 डाल दिया तो आपको 2 ही मिला। उसी फंक्शन में 3 डाला 3 मिल गया, उसी फंक्शन में 4 डाला 4 मिल गया। तो समझ जाना यार, जो इनपुट जा रहा है बिल्कुल आउटपुट वही निकल के बाहर आ रहा है। तो क्या होगा सर, इस मशीन को, इस फंक्शन वाली मशीन को तो हम आइडेंटिटी मशीन बोल सकते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन बोल सकते हैं। बस खत्म, सिंपल सा बात है, ठीक है सर। डन। लेट ए बी एनी सेट, ठीक है, ए सेट है, लिख लिया सर। सिंगल सेट की बात हो रही है तो a इंटू ए चल रहा होगा, a इंटू ए चल रहा होगा, मतलब फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन डिफाइंड होगा a टू ए, या फंक्शन इज डिफाइंड इन ए बोलो या फिर a टू ए बोलो, बात बराबर है। If a function f is defined from a to a, be such that the image of every element is the element itself. जो image है, image of every element is the element itself. मतलब मैं बोलूं कि भाई इस 1 की इमेज बताओ, इसकी 1's इमेज बताओ, 1's इमेज बताओ। इमेज का मतलब है सेट B, इस वाले सेट में क्या आएगा इसका, तो इसका आउटपुट आएगा 1, 1's इमेज इज 1। सर 2 की इमेज 2। तो बात हो रही है कि भैया द इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट इज द एलिमेंट इटसेल्फ। जो एलिमेंट आपने डाला उसकी इमेज वही बन के आई, जो एलिमेंट आपने डाला उसका आउटपुट वही बन के आया, जो एलिमेंट आपने डाला उसकी इमेज वही बनकर आई। इमेज, आउटपुट, रेंज एक ही बात है, ध्यान देना। कोडोमेन एक ही बात नहीं है, कोडोमेन एक अलग चीज है, ठीक है। क्लियर है ना? चलो सर, इतनी बात तो क्लियर है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, आपने देख लिया ये कैसे लिखा जाता है। आई होप कि आपको अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है सर। एक आपको फिगर बना के दिखाता हूं बेटा, और इसका थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, छोटा सा डिस्कशन, ज्यादा बड़ा डिस्कशन नहीं है। ओके, यहां पर मैंने आपको एक फंक्शन दिया और फंक्शन वही है अपना एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। डन सर। यहां मैंने आपको डोमेन दिया 1 2 3, और यहां मैंने आपको कोडोमेन दिया 1 2 3 4 5। अब आप इसको रे डायग्राम से जोड़ो बेटा, रे डायग्राम से जोड़ो। तो कुछ नहीं है सर, सिंपल सी बात है। रे डायग्राम से अगर हमें जोड़ना है, ये सेट a टू a है, ध्यान दीजिएगा। फंक्शन इज गोइंग फ्रॉम a टू a, दिस इज अ फंक्शन, ठीक है। तो सर यहां अगर हमने 1 लिखा तो यहां भी 1 आएगा, मतलब इनपुट 1 देने पर हमें 1 मिलेगा, ठीक है। इनपुट 2 देने पर हमें 2 मिलेगा, ठीक है। इनपुट 3 देने पर हमें 3 मिलेगा, एंड दैट्स इट सर। इसके बाद आप कुछ नहीं हो सकता। अब सर आपने तो बिल्कुल सेम बना दिया, सेम नहीं है, मेरा क्वेश्चन अलग है। बताओ इसकी रेंज क्या, इसकी डोमेन क्या होगी, कोडोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, जल्दी बताओ। चलो, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं सर। डोमेन का मतलब होता है इनपुट्स, परमिसिबल इनपुट्स, मतलब वो इनपुट्स जो एक्चुअली इस फंक्शन में जा सकते हैं। हर फंक्शन में हर इनपुट नहीं जाता, ये याद रखना। कुछ फंक्शंस होते हैं जो सारे रियल नंबर्स को इनपुट मानते हैं, ठीक है। इस फिगर को देखकर बताओ, रे डायग्राम को देखकर, इसका इनपुट या इसका डोमेन क्या है। सर 1 2 3 ये है डोमेन, तो डोमेन का सेट 1 2 3 लिख दो भैया। डोमेन का सेट है 1 2 3, ठीक है। कोडोमेन, कोडोमेन मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, कोडोमेन होता है पूरा का पूरा सेट, सेकेंड, पूरा सेकेंड सेट, पूरा सेकेंड सेट, यानी ये। तो सर 1 2 3 4 5, तो हमने लिख दिया 1 2 3 4 5। यहां एक बहुत बड़ी गड़बड़ है, मैं चाहता हूं कि तुम वो गड़बड़ पकड़ो। 1 2 3 4 5, ठीक है।
सर रेंज क्या होगी? रेंज का मतलब है सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड आउटकम्स, ऐसे आउटकम्स, ऐसे चीजें जो आउटकम्स जैसे बन के आए, जो आउटकम है, 1 का आउटकम 1 है, 1 2 का आउटकम 2, 3 का आउटकम 3, तो 1 2 3 बस यही है आउटकम, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, ओके। अब क्या ये फिगर करेक्ट है? बस मेरा प्रश्न है, क्या ये रे डायग्राम करेक्ट है? जल्दी से देख लो बेटा, क्या ये रे डायग्राम करेक्ट है? क्या इसको तुम कह सकते हो कि हाँ सर ये करेक्ट है, गारंटीड सर ये सही है? बेटा जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैं सबके चैट बॉक्स पढ़ूंगा, मैं सबके चैट, सबके कमेंट्स पढ़ूंगा, ठीक है। तो सर ये रे डायग्राम गलत है। क्यों गलत है बच्चा, ये बता देता हूं मैं। सर ये इसलिए गलत है कि हम फंक्शन ए टू ए डिफाइन कर रहे हैं, सेट ए से सेट ए पर। तो सर सेट ए में अगर यहां 3 है तो यहां 5 कैसी चीजें हैं? ये 5 कैसे आ गई? और अगर यहां 5 है तो यहां 3 कैसे? सेट ए टू ए का मतलब है सेम सेट से सेम सेट पर, तो ये अलग अलग एलिमेंट्स कैसे आ गए? ये चीजें तुम्हें पकड़नी चाहिए थी, और अगर तुमने पकड़ ली थी ये पहले तो बहुत अच्छी बात है ना। तो ये रे डायग्राम इज नॉट करेक्ट, क्योंकि सर ए टू ए है तो जो एलिमेंट्स यहां है वही यहां होने चाहिए, सेम होने चाहिए थे। लेकिन ये मैंने तुम्हें एक नॉर्मल एग्जाम्पल के तौर पे समझाया था। अगर मैं इसको ए टू बी कर दूं तब ये परफेक्टली फाइन होगा, ए टू बी कर दूं तो ये परफेक्टली फाइन होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है सर। डन, चलो इसको इरेज करते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, आइडेंटिटी फंक्शन थोड़ा और पढ़ लो, कुछ और भी डिनोशंस हैं, ठीक है सर। दस इज एफ एक्स इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। आपका आइडेंटिटी फंक्शन ऐसा दिखता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स, ध्यान दीजिएगा, फॉर ऑल एक्स। अब x क्या होता है? ये x है सर अपना इनपुट, इनपुट आता है पहले वाले सेट से, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू फर्स्ट वाला सेट A, ठीक है। देन एफ ए गोस ए इज एन आइडेंटिटी फंक्शन एंड इज डिनोटेड बाय आई ए। ये याद रखना, आइडेंटिटी फंक्शन को अपन आई ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं सर? आई ए से, और आई ए का आउटपुट आपको x मिलता है, ये याद रखना। ये पर्पल वाली और ये पर्पल वाली लाइन आपको याद होनी चाहिए, क्लियर है? यस सर। अच्छा अगर मैं ऐसा लिख दूं, जी वाई, एक फंक्शन दे दिया जी और यहां वाई दे दिया, तो आउटपुट में क्या आएगा सर? वाई आएगा, क्योंकि जो इनपुट है वही आउटपुट है, ठीक है सर। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? फॉर ऑल वाई, फॉर ऑल वाई जो इनपुट है वो इनपुट कहां से आता? पहले वाले सेट से आता। फॉर ऑल इनपुट दैट इज वाई बिलोंग्स टू सेट ए। अच्छा इसको कैसे लिख सकते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन को अब अपन आई वाई लिखेंगे, इस आइडेंटिटी फंक्शन को आई वाई लिखेंगे और इसका क्या आउटपुट आएगा? वाई आउटपुट आएगा सर, ये देख लेना। तो कभी एफ एक्स में पूछ लिया जाएगा, कभी जी एक्स में पूछ लिया जाएगा, तो घबराना नहीं, आपको ये चीजें आनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है सर? क्लियर है, डन है, बिल्कुल डन है सर। चलो डन 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 डन, चलो आगे चलते हैं। अब आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन पे आगे बढ़ने से पहले आप पॉलिनोमियल जानते हो क्या होता? व्हाट इज पॉलिनोमियल? सोचो, मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताओ, पॉलिनोमियल आखिरकार होता क्या है? सर कैसे छोटे छोटे से चुन्नू मुन्नू से क्वेश्चन पूछ रहे हो आप? पॉलिनोमियल पूछ रहे हो सर, शर्म नहीं आती आपको? अरे मुझे तो शर्म आती है, तुम्हें आती कि नहीं आती ये नहीं पता, क्योंकि कई लोगों के बेसिक्स बहुत कमजोर हैं। पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है दोस्त, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है दोस्त जिसमें मेन वेरिएबल x की जो पावर है वो एक नॉन नेगेटिव पावर होनी चाहिए, एंड आप कह सकते हो सीधा सीधा एक होल नंबर की पावर होनी चाहिए। मतलब सुनो, पहले पॉलिनोमियल समझते हैं। सर x मान लो हमारा मेन वेरिएबल है, ठीक है भैया। अगर मैंने आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, अब मैंने कहा ये चेक करो, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो क्लास 7th में पढ़ाया जाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या ये पॉलिनोमियल है? तो पॉलिनोमियल होने के लिए इसको मात्र एक चीज की, एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। वैसे हैं तो 2 कंडीशंस, पर एक कंडीशन फुलफिल अभी फिलहाल करनी पड़ेगी, एंड दैट इज x जो मेन वेरिएबल है, वेरिएबल बोले तो लेटर्स, x उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। मतलब 0 हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो, होल नंबर हो। तो सर यहां x की पावर है 2, यहां x की पावर है 1, तो सर यहां पर x की पावर होल नंबर्स हैं। ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल। क्या हो गया?
पॉलिनोमियल। और जैसे ही बेटा हमने इस पॉलिनोमियल को एफ एक्स इज इक्वल टू लिख दिया, अब ये पॉलिनोमियल सिर्फ पॉलिनोमियल नहीं रहा दोस्त, अब ये पॉलिनोमियल हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन पी एफ। समझ गए क्या? जी एक्स भी लिख सकते थे। बस एक चीज याद रखना कि यहां जो लेटर लिखा है यही मेन वेरिएबल है, मतलब पूरा पॉलिनोमियल आपको एक्स की नजर से देखना पड़ेगा, एक्स के हिसाब से देखना पड़ेगा, जिसकी कोई भी कीमत नहीं है। ठीक है सर? डन सर? बिल्कुल डन सर। ठीक है, अब थोड़े से पॉलिनोमियल फंक्शन के एग्जांपल्स पहचानना। ठीक है सर, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-3, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 - x/x, एफ एक्स इज इक्वल टू x² + x/x। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल्स हो गए। बताओ क्या ये वाला एक पॉलिनोमियल फंक्शन है? सर पॉलिनोमियल फंक्शन तो छोड़ो, तुम फंक्शन तो छोड़ो, अभी पहले पहचान लो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ये वाला हिस्सा पॉलिनोमियल है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? सर 1/x-3, एक चीज आपको डिफाइन करनी है, एक चीज आपको दिमाग में रखनी है कि अपॉन में x नहीं होना चाहिए, जो वेरिएबल है वो अपॉन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो वेरिएबल है वो अपॉन में नहीं होना चाहिए, x नीचे नहीं होना चाहिए दोस्त। अगर x नीचे हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। अगर आप इसको ऊपर ले जाओगे तो आप इसको ऊपर ऐसे ले जाओगे, x-3 की पावर 1 ऐसे लिखोगे, और ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, x-3 की होल पावर -1 हो जाएगा। अब देखो जरा, x के ऊपर पावर एक नेगेटिव पावर लगी, क्या ये होल पावर है? होल नंबर है ही नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्रॉस। नेक्स्ट प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। ठीक है सर, ये पॉलिनोमियल है क्या? चलो देख लेते हैं सर। 3 - x/x। सर यहां अपन सेपरेट डिवाइड करके ढूंढ सकते हैं। सेपरेट डिवाइड, सर आपने अभी बताया कि नीचे x या नीचे मेन वेरिएबल नहीं होना चाहिए अपॉन में। ठीक है, तो यहां सेपरेट डिवाइड करके देख लेते हैं। सेपरेट डिवाइड बोले तो 3/x - x/x, तो सर ये होता है सेपरेट डिवाइड। आप सबको पता है सेपरेट डिवाइड क्या होता है। ठीक है सर, ये x की पावर एक्चुअली 1 है, और जब मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा या जाऊंगी तो ये क्या होगा, x की पावर ऊपर जाके +1 की जगह सर -1 बन जाएगा, x से x कट के यहां -1 बन जाएगा। अब चेक करो सर, यहां x की पावर ये होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट सर, ये भी है, इसको भी सेपरेट डिवाइड करके देखते हैं। x² + x/x। सर ये 2 बार x है, ये 1 बार x है, 1 कट जाएगा, 1 बचेगा, और x से x कट के 1 बचेगा। सर ये आया क्या, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? यस। क्यों? क्योंकि यहां x की पावर 1 है और 1 इज अ होल नंबर, तो ये एक्चुअली x + 1 है ना। इस पॉलिनोमियल फंक्शन को अपन f(x) = x + 1 लिख सकते हैं, तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब आपको आई गेस पॉलिनोमियल फंक्शन एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा होता क्या है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। आगे चलें? बिल्कुल आगे चलें। अच्छा, पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है? पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या हो सकता है? चलो, तो डोमेन मतलब परमिसिबल इनपुट्स, रेंज मतलब आउटपुट। सिंपल है। ठीक है सर, तो डोमेन, गौर से सुनना, देखो कभी भी आपको क्वेश्चन में ढूंढने के लिए बोला जाएगा ना, तो डोमेन और रेंज ही ढूंढने को बोला जाता है, कोडोमेन कभी ढूंढने को नहीं आता है। और अगर कोडोमेन ढूंढने को आएगा तो वो सेट वाला क्वेश्चन होगा, जिसमें 2 सेट दिए होंगे कि भैया इस सेट से इस सेट पर फंक्शन डिफाइन है, तो दूसरा जो पूरा सेट होगा वो कोडोमेन बन जाएगा। कोडोमेन तो सेट नंबर 2 होता है, बस ये याद रखना। तो सर अगर मैं आपको फॉर एग्जाम्पल एक ऐसे ही पॉलिनोमियल, एक ऐसे ही फंक्शन दे दूं, पॉलिनोमियल फंक्शन विच इज, लेट अस चेक, x²। सपोज मैंने x² दे दिया, ये एक पॉलिनोमियल है। x² एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। x + 2 ले लो, x - 1 ले लो, x³ ले लो, जो लेना है आपको वो ले लो। अब बात हो रही है इनपुट, यानी कि मैं बात कर रहा हूं डोमेन। आई एम टॉकिंग अबाउट डोमेन। डोमेन का मतलब होता है बेटा अलाउड इनपुट्स, यानी परमिसिबल इनपुट्स, कि सर हम कौन कौन से इनपुट यहां पर रख सकते हैं, x की जगह कौन कौन सी चीजें या कौन कौन से नंबर्स इसमें रखे जा सकते हैं। तो भैया आंसर क्या आएगा? सर सिंपल सी बात है, x की जगह हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं।
ये जो x इनपुट है, ये जो इनपुट है, दिस इज एन इनपुट। बेटा ध्यान से सुनो, ये इनपुट जो है, ये इनपुट ही डोमेन कहलाता है, और डोमेन इज अ रियल नंबर। बोलो क्यों, मैं बताता हूं। सर डोमेन रियल नंबर इसलिए है क्योंकि आप यहां पर चाहे 1 रखो, अब रियल नंबर होते क्या है, रियल नंबर जब भी कहो ना, तो रियल नंबर में बच्चों आपकी नजरों में, ध्यान देना बेटा, आपकी नजरों में n आना चाहिए यानी नेचुरल नंबर आना चाहिए, w आना चाहिए यानी होल नंबर आना चाहिए, इंटीजर यानी z आना चाहिए, फिर आपकी नजरों में q आना चाहिए यानी रैशनल नंबर, और फिर आपके माइंड में p आना चाहिए, दैट इज इर्रेशनल नंबर। ये 5 चीजें आनी चाहिए रैशनल, जब रियल की बात हो। क्या नेचुरल नंबर यहां रखा जा सकता है, यहां सर 1 रखोगे 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 रखोगे 4 आ जाएगा, 3 रखोगे 9 आ जाएगा, 4 रखोगे 16 आ जाएगा, 5, हर नेचुरल नंबर यहां अलाउड है। ठीक है सर, होल नंबर अलाउड है क्या, 0 रखोगे 0 आ जाएगा, सर हर होल नंबर अलाउड है। इंटीजर -2 रखोगे 4 आ जाएगा, -9 रखोगे 81 आ जाएगा, सर अलाउड है। आप देखो कैसे पता करते हैं कि रेंज डोमेन है कि नहीं है। डोमेन का मतलब होता है एक ऐसी चीज, एक ऐसा नंबर जो यहां रखने पर आपको एक अच्छा आउटपुट दे सके, आपको नॉट डिफाइन नहीं दे, आपको इनफाइनाइट जैसी कोई चीज नहीं दे, एक अच्छा सा नंबर दे, एक रियल नंबर दे। ठीक है, तो यहां पर हमारा डोमेन क्या आ गया सर, एक पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए डोमेन, डोमेन मतलब एक इनपुट, अलाउड इनपुट क्या क्या होते हैं, सारे रियल नंबर अलाउड होते हैं। चलो सर आउटपुट की बात कर लेते हैं, रेंज। तो सर रेंज क्या होगा, रेंज का मतलब क्या होता है सर, रेंज नॉट रेन, इट इज रेंज। सर जी रेंज का मतलब होता है आउटपुट्स, अलाउड नहीं, अलाउड नहीं, आउटपुट्स। रेंज का मतलब होता है आउटपुट, और आउटपुट को हम y से डिनोट करते हैं, y कह दो या आप fx कह दो। ये जो fx होता है ना, जिसको हम fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखे हुए हैं, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये x ये इनपुट होता है, दिस इज डोमेन, सिर्फ x। और जब x की जगह हम कुछ रख देते हैं, जैसे यहां f -2 रख दिया, x की जगह मैंने क्या रख दिया, x की जगह -2 रख दिया, ये -2 इनपुट हो गया यानी कि डोमेन हो गया। अब -2 जैसे ही रखा हमने, -2 का स्क्वायर आया 4, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, ये पूरा का पूरा आउटपुट कहलाएगा y, यानी आउटपुट y इज 4, और ये 4 जो आउटपुट है इसको अपन कह देंगे रेंज, खत्म। अगर इनपुट रियल नंबर्स हैं तो बेटा आउटपुट भी रियल नंबर्स हो जाएंगे, किसमें, पॉलिनोमियल फंक्शन में। ठीक है, डन सर, जल्दी से देख लो बेटा, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट टाइप के फंक्शंस पढ़ने। और नेक्स्ट टाइप का फंक्शन अब क्या पढ़ना है अपन को, जल्दी से देख लेते हैं। आई एम इरेजिंग दिस, इसको मैंने इरेज कर दिया, दिस इज रैशनल फंक्शन। अच्छा, रैशनल फंक्शन, फंक्शन को छोड़ो, गोली मारो अभी थोड़ी देर के लिए, रैशनल नंबर याद करते हैं, रैशनल नंबर रिकॉल कराते हैं तुम्हारे। सर रैशनल नंबर क्या होते हैं, अरे भैया रैशनल नंबर याद करो डेफिनेशन, ऐसे नंबर जो सर जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जा सके, p एक इंटीजर हो, q एक इंटीजर हो, और जो q है वो नॉट इक्वल टू 0। ये हमारी नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल डेफिनेशन है रैशनल की, कि सर ये जो रैशनल नंबर है ना, दिस इज अ रैशनल नंबर। ठीक है दोस्त, दिस इज अ रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर की पहचान जो है ना, जो हमने क्लास 9th में पढ़ी थी, वो ये है कि भैया ऊपर इंटीजर होना चाहिए, नीचे अपॉन में भी इंटीजर होना चाहिए, और अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। हमारे लिए रैशनल फंक्शन पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये कंडीशन है, ये पक्का, बिल्कुल पक्का। ये कंडीशन हमारे लिए 110% इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब बोलो क्यों, मैं बताता हूं क्यों, सुनते जाना। ये दिखता कैसा है सर, रैशनल फंक्शन कैसे दिखता है, देखो कोई भी रैशनल नंबर हो बहुत ध्यान से सुनना, रैशनल नंबर मैंने इसलिए समझाया ताकि रैशनल फंक्शन का बिल्डिंग ब्लॉक बना सकूं, बिल्डिंग ब्लॉक बना सकूं। जैसे सर, जैसे मान के चलो हमने एक फंक्शन लिखा fx इज इक्वल टू, अब हमें यहां जो आइटम लिखना है, यहां जो चीज लिखनी है, वो एक रैशनल फंक्शन को डिनोट करे। बहुत इजी है, सुनते जाना मेरी बात, बहुत इजी है सर, सिंपल सी बात है। जब रैशनल फंक्शन की बात आती है ना, तब आपको ध्यान देना है कि जो p अपॉन क्यू, जो p अपॉन क्यू है ना, जो p अपॉन क्यू है, सर ये p अपॉन क्यू नहीं चलेगा, ये p x चलेगा और नीचे q x चलेगा। मतलब सर सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि जो रैशनल फंक्शन ये fx है ना, दिस इज नथिंग बट अ पॉलिनोमियल फंक्शन अपॉन अ पॉलिनोमियल फंक्शन। जी हां,
क्या सर? अ पॉलिनोमियल फंक्शन अपॉन अ पॉलिनोमियल फंक्शन। लो भाई, बस इतनी सी बात सर। अरे इतनी सी चुन्नू मुन्नू सी बात नहीं, चुन्नू मुन्नू सी बात नहीं। मैंने क्या बोला? यहां और यहां सिर्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन वाली चीज है, वो ये है भाई साहब, नीचे वाला जो Q है, QX है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब सच दैट QX जो नीचे वाला बंदा है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर मान के चलो यहां पर जीरो आ गया, यहां ऊपर -7 आया फॉर एग्जाम्पल, और नीचे जीरो आ गया, तो भाई ये तो नॉट डिफाइंड बन जाएगा। एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड हमें नहीं चाहिए, हमें नॉट डिफाइंड को अवॉइड करना है। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये है ना जो अपना रैशनल फंक्शन है ना, ये नीचे वाली चीज बहुत क्रूशियल है, इस पे ध्यान देना जरा कि सर ये QX जो है वो जीरो, सिर्फ यही पे ध्यान देना है अपन को। जब भी एक रैशनल फंक्शन का रेंज और डोमेन वगैरह पता करने को दिया जाए तो हमें जो मेन फोकस करना पड़ता है वो नीचे वाला QX पे ध्यान देना पड़ता है कि QX भाई साहब कुछ भी हो जाए बस उसको जीरो नहीं होने देना है ना। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्त, बढ़िया सा एग्जाम्पल तुमको कराते हैं, ठीक है सर? जो मेरे दिमाग में जैसे भी एग्जाम्पल नंबर 1 आ रहा है, दैट इज, चलो सर यहां पर अपन को डोमेन निकालनी है। डोमेन पूछ रहे हैं, काहे की? फाइंड डोमेन ऑफ, बहुत गौर से सुनना, fx इज इक्वल टू बेटा x³ माइनस 2x प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1। अब ये है कौन सा फंक्शन? सर ये रैशनल फंक्शन है। सर आपको कैसे पता चला? सर को पता चला क्योंकि सर ने सबसे पहले देखा कि यार ये समथिंग अपॉन समथिंग है, और यहां भी x है, यहां भी x है, और इसके अंदर भी x है यार, है ना? तो इसका मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये अपन कह सकते हैं px है सर, और ये भी एक पॉलिनोमियल है। देखो ना x² माइनस 1, ये एक पॉलिनोमियल है यार, तो इसको अपन QX बोल सकते हैं सर। तो क्या हुआ सर? सर ये px अपॉन QX वाले सिस्टम में बिल्कुल सेट हो गया। तो वी कैन से दैट दिस fx इज अ रैशनल पॉलिनोमियल। क्या है सर? ये एक रैशनल पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल कह रहा हूं, रैशनल फंक्शन है यार, नॉट पॉलिनोमियल। एक रैशनल फंक्शन है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल दिया गया है इसमें, ठीक है सर? अब सर इसकी डोमेन पता करनी है। डोमेन का मतलब है परमिसिबल इनपुट्स। परमिसिबल इनपुट्स, ऐसे इनपुट्स जो इसको नॉट डिफाइन से बचा ले, जो नॉट डिफाइन नहीं लाए, बाकी कुछ भी ला दे, कोई भी रियल नंबर ला दे, बस नॉट डिफाइन नहीं लाए, ऐसे इनपुट्स, ठीक है सर? मैंने क्या बोला? मैंने बोला था कि तुमको जैसे ही रैशनल फंक्शन दिखे तो मैं सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है, QX जीरो होने से बचाना है। मतलब मैं समझ गया कि जब मुझे डोमेन निकालनी है तो मुझे दिमाग में इसको रखना है, बस नीचे वाले को, कि सर ये जो x² माइनस 1 ना, इसको नॉट इक्वल टू जीरो, इसको जीरो के बराबर नहीं होने देना है। बाकी डोमेन कोई भी रियल नंबर आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा बेटा। डोमेन क्या आ जाएगा? डोमेन कैन बी एनी रियल नंबर। ऊपर वाले से तो बात ही नहीं करनी है, ऊपर वाले से तो बात ही नहीं करनी है। ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव हो जाए, जीरो हो जाए, कोई मतलब, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। तो सर डोमेन हर रियल नंबर अलाउड है, कुछ को छोड़ के, और कुछ को छोड़ के वो कौन से हैं सर? वो कौन से? वो ये बताएगा। वो ये बताएगा कि सर आप x की जगह कोई भी इनपुट रख दो, x की जगह, डोमेन की जगह कोई भी रियल नंबर रख दो, आंसर आपका रियल नंबर ही आएगा, रेंज आपकी रियल नंबर ही आएगी। लेकिन 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 ध्यान दीजिएगा सर, नीचे वाला पोर्शन बस जीरो मत होने देना। मतलब x की ऐसी वैल्यूज जो यहां रखने पर इसको जीरो करा दें, बस वो बचा लेना, उससे बचा लेना। डोमेन, वो डोमेन को उससे बचा लेना। मतलब अगर मैं यहां x की वैल्यू तो कई मार दूं, 1 रख दूं, या मैं x की वैल्यू -1 रख दूं, ये दो वैल्यूज। अगर मैंने यहां पूरे में 1 या -1 रख दिया तो बेटा नीचे जीरो आ जाएगा। करके देख लो। 1 रखते हैं सर, 1 का क्यूब 1 माइनस 2 1 = 2 प्लस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1। समझ रहे हो? तो ये आएगा सर 0/0, सर नॉट डिफाइंड है। अब 1 -1 रखते हैं, -1 का क्यूब -1 और -1 × 2 प्लस का 2 और ये +1 अपॉन -1 का स्क्वायर 1 - 1
तो सर ये कट जाएगा, ये आएगा 2/0, देखो नीचे 0 आ गया, ये भी नॉट डिफाइन, ये भी नॉट डिफाइन। समझ रहे हो ना, मतलब x की इनपुट वैल्यू 1 और -1 नहीं रखी जाएगी, बस ये याद रखो, 1 और -1 नहीं रखी जाएगी, क्योंकि सर इन दोनों वैल्यूज की वजह से, इन दोनों वैल्यूज की वजह से यहां कैंसर फैल जाएगा इस क्वेश्चन में। इन दोनों की वैल्यू की वजह से जो रेंज या आउटपुट आ रहा है, रेंज या आउटपुट आप कह सकते हैं, अभी रेंज तो नहीं कहेंगे अपन, आउटपुट कहेंगे, जो y आ रहा है वो नॉट डिफाइन आ रहा है, इन दोनों की बदौलत नॉट डिफाइन आ रहा है। y मतलब fx आउटपुट, ठीक है सर, ठीक है। कैसे पता चला सर आपको, ये सॉल्व कर लो ना, यहां पता चल जाता है कि सर 1 को पहले यहां भेजो, या एक काम कर लो, x स्क्वायर माइनस 1 को मैंने 1 स्क्वायर लिखा, इज नॉट इक्वल टू 0, x प्लस 1 आएगा, x माइनस 1 आएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया ना, इज नॉट इक्वल टू सर 0। पहले वाले ब्रैकेट को हम इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू 0 रखेंगे, x प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू, x इज नॉट इक्वल टू -1, x इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब जो x है वो -1 नहीं आएगी, है ना, x जो है वो -1 नहीं आएगी। क्लियर है, डन सर। तो ये जो है ना x इज इक्वल, x इज, अब इसको रखेंगे, x -1 इज नॉट इक्वल टू 0, -1 उधर जाएगा +1, x इज नॉट इक्वल टू +1, यानी x की वैल्यू +1 भी नहीं आएगी। बस आपका आंसर आ गया कि डोमेन यानी इनपुट में आप कोई भी रियल नंबर रख दो, प्लस माइनस मल्टीप्लाइड, प्लस का नंबर रख दो, माइनस का नंबर रख दो, डेसिमल रख दो, रैशनल रख दो, इरैशनल रख दो, कुछ भी रख दो, सब चल जाएगा, बस 1 को छोड़ देना और -1 को छोड़ देना, इन दोनों को इनपुट नहीं मान सकते। अगर इन दोनों को इनपुट मानेंगे तो आउटपुट फिर आएगा नॉट डिफाइन, यानी रेंज आएगी नॉट डिफाइन, वो बिल्कुल अलाउड नहीं होती है। ध्यान रखना, रैशनल फंक्शन का यही नाटक है, रैशनल फंक्शन आपकी नहीं तो बैंड बजा देगी। ठीक है सर, डन, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, रैशनल फंक्शन समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया सर। आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला फंक्शन कौन सा है, मॉड्यूलस फंक्शन, मेरा पर्सनल फेवरेट फंक्शन है सर। क्यों? अरे बस मजा आता है यार इसको, इनके क्वेश्चंस को करने में। मॉड्यूलस फंक्शन को सर रिप्रेजेंट करने का ये एक बार, एक ऐसी जेल टाइप की होती है ना, कोई नई चीज तो है नहीं है, क्लास 12th वाले बच्चे हो यार तुम तो। कुछ नहीं होता है सर, ऐसे लिखा जाता है, बस बार के अंदर, दो दीवार के अंदर, बार के अंदर, ब्रैकेट के अंदर x को, और लिख दिया जाता है fx। ये हो गया मॉड्यूलस फंक्शन। क्या हो गया सर? दिस इज ए मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, fx इज इक्वल टू मॉड x, इसको मॉड फंक्शन भी बोला जाता है, MOD, मॉड फंक्शन। अच्छा, इसका काम क्या होता है सर? इसका काम होता है, गौर से सुनिएगा, x के अंदर आप कुछ भी डाल दो, x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, यहां कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां आपके लिए डोमेन जो होगा वो ऑल रियल नंबर्स होता है। डोमेन कैन बी एनी रियल नंबर, मतलब एनी नेचुरल नंबर, एनी होल नंबर, एनी इंटीजर, एनी रैशनल नंबर, एनी इररेशनल नंबर। आप यहां पर इनपुट के तौर पे किसी भी रियल नंबर को डाल सकते हो। तो एक चीज तो समझ में आ गई सर, यानी डोमेन जो है वो पूरे रियल नंबर का सेट है। हाँ, डोमेन का मतलब है पूरे रियल नंबर का सेट, कुछ भी डाल दो। ठीक है सर, लेकिन इनपुट में अगर आपने x की जगह, इनपुट यानी कि डोमेन की जगह, डोमेन ऑफ फंक्शन आप ऐसे लिख सकते हो d या फिर df, ऐसे लिखा करो। यहां पर आप एनी रियल नंबर डाल सकते हो, एनी रियल नंबर। ठीक है, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, आउटपुट क्या होगा सर? आउटपुट बोले तो रेंज, सर आउटपुट बोले तो रेंज ऑफ फंक्शन। ये क्या होगा सर? सर आउटपुट में आपको ओनली दो चीजें मिल सकती हैं। क्या? ओनली दो चीजें, ओनली 0, या तो आपको 0 मिलेगा, और अ पॉजिटिव रियल नंबर। नहीं समझे? समझ गए सर? क्या समझे सर? ये समझे हम कि इस वाले फंक्शन में, जब दैट इज अपन ने लिखा fx इज इक्वल टू मॉड x, हमने fx इज इक्वल टू मॉड x लिखा। ठीक है, ये लिख लिया हमने। सर अगर हम यहां पर x की जगह कोई भी रियल नंबर इनपुट दे सकते हैं, ये इनपुट की बात कर रहा हूं, एनी रियल नंबर, 5 दे देंगे। हाँ सर 5 चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x है ना, x की जगह हमें क्या लिखना है? 5 लिखना है सर। बेटा ध्यान रखना, मॉड्यूलस फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो अपने अंदर से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजों को ही बाहर जाने की अनुमति देता है। मतलब 5 पॉजिटिव है, बाहर जाके ये पॉजिटिव ही रहेगा। 5 आंसर आ गया।
सर अच्छा इसकी जगह अगर मैं इनपुट -5 दे दूं, इनपुट तो माइनस देना अलाउड है ना? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, नेगेटिव दे दो। तो सर ये -5 है, अब बेटा अभी पॉजिटिव बन के निकलेगा बाहर। 5 जो -5 है इस मोड के अंदर, वो बाहर निकल के पॉजिटिव ही बन के निकलेगा। ये अपने दिमाग में सेट कर लो। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। इसीलिए अच्छा सर अगर हम x की जगह, इनपुट की जगह 0 रख दें, 0 रख सकते हैं ना सर? हाँ, इनपुट में आप एनी रियल नंबर रख दो, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी, तब क्या मिलेगा सर? तो मॉड x की जगह 0 लिखा जा रहा, 0 का मॉड बेटा 0 ही होता है। समझ रहे हो? तो जो आउटपुट मिलेंगे आपको वो या तो 0 मिल सकता है या फिर आपको पॉजिटिव वाला रियल नंबर मिलेगा। सर जैसे आपने कहा f(x) इज इक्वल टू मॉड x। सर यहां पर अगर मैं x की जगह डेसिमल का नंबर लिखूं, माइनस का 1.2 रख सकते हैं क्या सर डेसिमल का? हाँ, इनपुट कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर। सर बाहर आके क्या मिलेगा? सर अगर आपने x की जगह -1.2 रखा तो -1.2 जो मॉड से बाहर आएगा प्लस का 1.2 हो जाएगा। सिंपल। लो भैया प्लस का 1.2 हो गया। क्या है? माइनस का 1.2 तुमने इनपुट रखा, मॉड से बाहर आके पॉजिटिव। तो आंसर हमें समझ में आ गया सर, ऐसा फंक्शन जिसके अंदर आप कुछ भी इनपुट डाल सकते हैं पर आउटपुट आपको या तो 0 मिलेगा या फिर पॉजिटिव कुछ भी रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर की बात हो रही है, 0 या फिर 0 के आगे पॉजिटिव रियल नंबर मिल सकता है। दैट इज कॉल्ड एज अ मॉड फंक्शन। उसको ऐसे अपन लिखा करते हैं। क्लियर है दोस्त? क्लियर है सर। आगे देखते हैं सर। तो सर हमें यह तो समझ में आ गई कि आउटपुट इसका ऐसा होगा और इनपुट इसका ऐसा होगा, एनी रियल नंबर, और आउटपुट होगा ये। तो सर इसको लिखने का तरीका ये भी है बेटा, ध्यान दीजिएगा। यहां लिख सकते हैं अपन 0 से लेकर इंफिनिटी तक। अब 0 से इंफिनिटी क्या हो गई सर? ये देखो, ये हो गया अपना 0, ठीक है, ये हो गया बेटा अपना इनफाइनाइट, और ये हो गया बेटा अपना माइनस का इंफिनिटी, माइनस का इनफाइनाइट। ठीक है, ध्यान देना जी सर। अब आउटपुट की बात कर रहे हैं, आउटपुट की बात कर रहे हैं। आउटपुट, इनपुट तो आप कुछ भी लिख सकते हो, इनपुट तो ये पूरा होता है, इनपुट तो ये पूरा रियल नंबर का सेट होता है। एनी रियल नंबर, रियल नंबर के सेट को कैसे लिखते हैं सर? ऐसे लिखते हैं। रियल नंबर के सेट को अपन ऐसे लिखते हैं, रियल नंबर के सेट को वी यूज टू राइट लाइक दिस। ध्यान देना सर, माइनस इंफिनिटी से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक ये होता है रियल नंबर का सेट। ये क्या कहता है सर? है ना, इन माइनस इंफिनिटी मतलब यहां से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी, यहां तक कुछ भी इनपुट हो सकता है, कुछ भी इनपुट हो सकता है। समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है। अच्छा, आउटपुट का ये क्या लिखा है? आउटपुट यहीं से होगा बेटा। आउटपुट जो है वो या तो 0 होगा या 0 के बाद ये पॉजिटिव वाली नंबर लाइन, यानी ये। तो 0 से लेकर ये 0 हमें इंक्लूड करना है तो हमने क्लोज ब्रैकेट लिया और कॉमा लगा के इंफिनिटी तक लिख दिया। इंफिनिटी पे कभी क्लोज ब्रैकेट नहीं आता तो ओपन ब्रैकेट ही रहेगा। ठीक है, डन सर। आगे चलें क्या? बिल्कुल सर। तो मॉड्यूलस फंक्शन भी आपको बढ़िया तरीके से समझा दिया गया है। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट फंक्शन। अब देखते हैं सर नेक्स्ट वाला फंक्शन क्या है अपना। इसको इरेज कर दूं? यस, बिल्कुल इरेज कर दो सर। ये रहा हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। ये क्या है सर? सिग्नम फंक्शन। अच्छा, मॉड फंक्शन में चलो, अच्छा बाद में बता दूंगा। सिग्नम फंक्शन क्या होता है सर? इसको ध्यान देना जरा, ये बहुत अकड़ू है, ये बहुत अकड़ू है। कैसे अकड़ू है? क्या मतलब है तुम्हारा अकड़ू? अकड़ू का मतलब है सर, ये कहता है, ये एक ऐसी मशीन है, ये एक ऐसी मशीन है, फंक्शन इज अ मशीन, ठीक है सर। ऐसी मशीन है सर कि ये हर एक चीज अलाउ करती है इनपुट में। हर एक चीज का मतलब है हर एक रियल नंबर अलाउ करती है इनपुट में, ठीक है सर। पर आउटपुट में ये बहुत ज्यादा अकड़ू है। मतलब बताता हूं, आउटपुट में ये बहुत ज्यादा अकड़ू है। आउटपुट देने में पता क्या करती है? ये आउटपुट देने में कहती है कि मैं सिर्फ 3 तरह के आउटपुट दे पाऊंगी। क्या? देखो, ये अपन ने माउथ बना दिया इनपुट, ये अपन ने माउथ बना दिया आउटपुट, ठीक है। ये एक मशीन है, ये सिग्नम फंक्शन है, SGM, ठीक है। SGM लिख दो या SGN लिख दो, आपकी इच्छा है, दोनों अलाउड है। कभी कभी किसी बुक में SGM लिखा रहता, किसी में SGN लिखा रहता, ठीक है। अच्छा, अब ये होता क्या है कि इनपुट क्या क्या जा रहा है इसके अंदर, व्हाट इनपुट्स वी कैन पुट, हम क्या क्या इनपुट्स इसके अंदर डाल सकते हैं।
इनपुट्स का मतलब है बेटा हम इसके अंदर डोमेन क्या क्या डाल सकते हैं। इनपुट्स का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट डोमेन। मैंने क्या बोला, ये एक ऐसी मशीन है कि खा तो सब लेती, खा तो सब लेगी, मतलब यहां पर डोमेन पूरा रियल नंबर हो जाएगा। यानी सेट आप ऐसे बना सकते हो -इंफिनिटी से इनफाइनाइट, कुछ भी डाल दो इसमें, जैसे सिग्नम फंक्शन है, ठीक है, सिग्नम फंक्शन है। अब ये सिग्नम फंक्शन जो है fx जो है, ये सिग्नम फंक्शन जो है, ये क्या करता है कि ये आउटपुट में, ध्यान दीजिएगा, ये जो आउटपुट की बात करता है ना, आउटपुट जिसको हम रेंज बोलते हैं, जिसको हम रेंज बोलते हैं कि भैया क्या रेंज है, क्या बाहर आ रहा है, क्या आउटपुट है। बेटा 3 आउटपुट दे सकती है बस, ये सिर्फ और सिर्फ मात्र 3 टाइप के आउटपुट दे सकती है। क्या? आउटपुट नंबर 1, आउटपुट नंबर 1 गौर से सुन लो, -1। आउटपुट नंबर 2 0, आउटपुट नंबर 3 1। सर ये क्या मतलब है? मतलब मैं इसमें चाहे 100 डालूं, चाहे 1 लाख डालूं, चाहे 1000 डालूं, या -8 डालूं, या -4 डालूं, या 0 डालूं, कुछ भी डालूं, आउटपुट मुझे बस इन तीनों में से ही कुछ ना कुछ मिलेगा, इसके अलावा कोई आउटपुट नहीं है। नहीं भैया, इसके अलावा कोई आउटपुट नहीं है। सिग्नम फंक्शन कोई आउटपुट नहीं देता। अब समझते हैं इसका नाटक। चलो इस मशीन का नाटक समझते हैं सर, है ना। इस मशीन का नाटक समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इस मशीन का आपने नाटक नहीं समझा तो आप सिग्नम फंक्शन में वीक हो जाओगे। और मैं पहले बता दूं, सिग्नम फंक्शन कोई नई चीज नहीं है। सारे के सारे जितने भी फंक्शन मैं यहां दिखा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, ये सब आपने 11th में डिटेल में पढ़ रखे हैं। इनका रिवीजन कराना इसलिए जरूरी है बिकॉज इनसे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस आने वाले हैं 1.2 एक्सरसाइज में, इसलिए पढ़ाना पड़ रहे हैं। ठीक है सर। तो सर जी एक बात बताओ कि ये कब कब हमें -1 दे सकता है, कब कब हमें आउटपुट 0 देगा और कब कब हमें आउटपुट 1 देगा। हाँ ये बात सही है, ये बात तुम्हारी बहुत बढ़िया। क्या होता कि इस सिग्नम फंक्शन ने अगर आउटपुट को 3 पार्ट्स में तोड़ दिया कि भैया मैं तो आउटपुट -1, 0 या फिर 1 3 तरह से दे पाऊंगी, तो यहां पर अगर इसने आउटपुट को 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया तो ये इनपुट्स को भी 3 पार्ट्स में लेती है। ये इनपुट्स को भी 3 हिस्सों में डिवाइड करके एक्सेप्ट करती है। जी हां, इनपुट्स भी ये 3 हिसाब किताब से लेती है। कैसी? समझना बात को। जी सर, यहां ABC लिख दे रहा हूं, स्पेस नहीं है इसलिए मैं ABC लिख दे रहा हूं, और इन कंडीशंस को बाहर आपको अच्छे से डिटेल में समझा देता हूं। ठीक है। कंडीशन नंबर 1, इनपुट की बात हो रही है बेटा, इनपुट की बात हो रही है। इनपुट में कंडीशन नंबर जो A है वो ये है कि सर, अच्छा इनपुट होता क्या है? इनपुट होता है X। अगर X की वैल्यू, जो इनपुट की वैल्यू है, वो छोटी है किससे? 0 से। वो छोटी है 0 से, तब क्या होगा सर? अभी एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, तो मैं टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। ठीक है। अगर x की वैल्यू, इनपुट वैल्यू अपने पास x से छोटी है, 0 से छोटी है सॉरी, तो बेटा याद रखिएगा यहां पर जो हमारा आउटपुट होगा, जो हमारी रेंज होगी, वो -1 होगी। आउटपुट क्या होगी बेटा? आउटपुट जो रेंज होगी वो होगी -1। अभी बताऊंगा तो मैं बहुत सारी चीजें लिखकर दिखाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है सर। अच्छा, अगर हमारा x जो इनपुट है वो 0 ही हुआ, तो हम x की जगह, इनपुट की जगह 0 ही लिख दें, तो लो भैया x = 0। मैंने यहां से 0 डाला, इसके अंदर से प्रोसेसिंग हुई, तो बाहर कौन निकलेगा? फिर बाहर 0 निकलेगा, फिर बाहर मेरे प्यारे बच्चे 0 ही निकलेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या? यस सर समझ रहे हैं। A B C। ठीक है। तो अपना आउटपुट क्या आएगा सर? अपना आउटपुट आएगा, या रेंज वी कैन से 0 ओनली। अच्छा सर, अगर मान के चलो हमारे पास जो इनपुट है, जो हम इनपुट डोमेन बोल रहे हैं, वो तीसरी वाली कंडीशन जो C कंडीशन है, वो अगर हम ग्रेटर देन 0 दे दें कि x की जगह हम 2 रख दें, या x की जगह 1.9 रख दें, या x की जगह 500 रख दें, या 50.7 रख दें, जो 0 से बड़े हैं, तब क्या होगा सर? तब आउटपुट 1 आएगा। तब आउटपुट होगा, जो रेंज हम बोलते हैं, जिसको हम इमेज बोलते हैं, ये 1 आएगा। तो ये 3 कंडीशन है। कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूं तुम्हें, सुनो, बहुत गौर से सुनो। ठीक है। लो भैया, SGM -2, सपोज ये दिया मैंने आपको एक फंक्शन, सिग्नम फंक्शन -2 दिया, ये इनपुट है, -2 एक इनपुट है। ठीक है। अब मैंने सोचा कि यार सिग्नम फंक्शन जो होता है, अगर इसके अंदर इनपुट 0 से कम वाला डाला जाए, यानी कि माइनस वाले नंबर डाले जाएं, तो माइनस वाले नंबर अगर आप डालोगे, 0 से कम वाले नंबर अगर आप डालोगे, तो आपको आउटपुट
डेफिनेटली एक ही चीज मिलेगी एंड दैट इज 1। तो सर सिग्नम -2 अगर अपन ने डाला तो आउटपुट 1 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अच्छा सिग्नम, अगर सिग्नम फंक्शन में मैंने -400 डाला तब बेटा तब भी आपको आउटपुट 1 ही मिलेगा। मतलब माइनस का कोई भी नंबर डालो आउटपुट 1 मिलेगा। जी हां, समझ गए, बिल्कुल समझ गए सर, है ना। सिग्नम माइनस लेट अस से -90,000, आपका आंसर माइनस का 1 आएगा। अरे माइनस का 1 आएगा, मैं प्लस का 1 क्यों लिख रहा हूं यार, -1 आएगा। माइनस वाले नंबर्स -1 आपको आउटपुट देंगे, -1 आएगा, ठीक है। तो ये -1 देगा, ठीक है। इनपुट अगर हमारा 0 से कम है यानी कि नेगेटिव नंबर्स है। अब जैसे मान के चलो यहां मैं आपको ऐसे दे दूं SGM सिग्नम फंक्शन -0.2, सर ये 0 से कम है, 0.2 जो नेगेटिव है ये 0 से कम है, तो 0 से कम का मतलब इसका -1 आएगा। लो भैया करेक्ट, क्लैरिटी है, बिल्कुल क्लैरिटी है सर। अच्छा सर अगर यही चीज SGM सिग्नम फंक्शन 0/2 हो, ये अब इनपुट आपको 0/2 दिया। अब इतने मूर्ख तो आप हो नहीं कि 0/2 का मतलब नहीं समझ पाओ। 0/2 का मतलब दोस्त 0 होता है, यहां तो सर अपन से धोखा किया जा रहा, तो अपन ने 0 ही लिखा। और अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट भी 0 होगा, है ना, ये सटीक है। अगर ये बी वाली कंडीशन इनपुट 0 है तो आउटपुट भी 0 होगा। एक्स यानी इनपुट आपका डोमेन 0 तो रेंज भी 0। अब बारी आती है तीसरी चीज की। सर तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है बेटा अगर सिग्नम फंक्शन हम इनपुट यानी x की इनपुट वैल्यू 0 से बड़ी डाल दें, मतलब 0 से बड़ी सर 5, 10, 900, 1.9, 59.2 कुछ भी डाल दो, 0 से बड़ी होनी चाहिए। डेसिमल में हो, रैशनल में हो, इर्रेशनल में हो। जैसे मैंने मान के चलो ये डाल दिया 25.8, 25/8। अब ये क्या है सर? 25 को मैंने 8 से डिवाइड किया, 8 3 जा 24.1 बचा, 8 1 जा 3.1 समथिंग आया। मैंने समझ लिया कि यार ये जो 25.8 है, ये 25/8 जो दिया है 25/8, यार ये तो 3 पॉइंट समथिंग है। और 3 पॉइंट समथिंग जो इनपुट की बात हो रही है, इनपुट है ये 3 पॉइंट समथिंग, ये इनपुट है, ये तो 1 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा है। और अगर इनपुट 0 से ज्यादा हो गया तो आउटपुट 1 आएगा। तो आंसर क्या आया सर? आउटपुट 1 आया। लो भाई क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। तो एक चीज समझ में क्लियरिटी के साथ भैया लिख लो कि जो डोमेन होगा यानी इनपुट होगा वो कोई भी रियल नंबर हो सकता, कुछ भी डाल दो, कुछ भी। डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ फंक्शन इज नथिंग बट ऑल दी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, जिसको अपन ऐसे लिख सकते हैं -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। और अगर रेंज की बात करें सर तो रेंज सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर्स, रेंज मतलब आउटपुट, सिर्फ 3 तरह की रेंज, 3 तरह के आउटपुट आ सकते हैं, -1, 0 या फिर 1। तो एक सेट बना के इन तीनों को लिख दो, -1 आ सकता है, 0 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है। इसको अभी मैं आपको रे डायग्राम से समझाऊंगा, जल्दी से इसको कॉपी कर लो सो दैट मैं आपको बढ़िया एक रे डायग्राम से एक्सप्लेन कर पाऊं। ठीक है भाई, डन है सर? बिल्कुल डन है सर। आगे चलते हैं, आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है, आपको रे डायग्राम से समझाया जाएगा बढ़िया तरीके से। इसको इरेज करता हूं मैं, चल अब आपको रे डायग्राम बना के दिखाया जाए। लो भाई, ये दो आपको सेट दिए गए, ये है सेट ए, ये है सेट बी, ठीक है, ध्यान देना सर। हाँ सर, यहां मैंने डॉट 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 लगाया, क्या होता है इसका मतलब? सर इसका मतलब होता है पीछे बहुत सारे नंबर्स हैं, -2, -1, फिर मैंने 0 लगा दिया, फिर मैंने 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया और नीचे भी डॉट 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 लगा दिया। कहां तक है सर? इनफाइनाइट तक है, पॉजिटिव इनफाइनाइट। ये इनपुट्स हैं, ये इनपुट्स हैं। इनपुट्स बोले तो ये है अपने डोमेन, ठीक है सर। अच्छा, यहां मैंने लिख दिया -3, -2, -1, 0, 1, 2। यहां मैंने बहुत सारी चीजें लिख दी हैं, डोमेन कर दिया मैंने, ठीक है, ये डोमेन को डोमेन बना दिया। अब समझना बेटा, ध्यान से समझना सर, -0 से ऊपर, यहां 0 से ऊपर, गौर से सुनिएगा, ये जो पार्ट है 0 से ऊपर मतलब नेगेटिव वाला 0 पॉइंट, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो ऐसे, ध्यान देना बेटा, क्लोज ब्रैकेट 0 से क्लोज ब्रैकेट -इन्फिनिटी से 0, ये आप लिख सकते हो। 0 को छोड़ना पड़ेगा, 0 के बाद जो नेगेटिव आते हैं 0.0001, 0.0002 उनको ले सकते हो आप।
तो सर ये अगर ये अपने डोमेन है तो सर रेंज क्या होगी, तो फिर रेंज जो होगी सर वो -1 होगी। क्या होगी रेंज, इन सब की रेंज होगी -1, तो इन सबको -1 से दिखा दिया। 0 की रेंज हो 0, और ये जो पॉजिटिव वाले हैं 0 के बाद वाले हैं इस पे मत जाना, यहां से क्लिक कर रहा हूं मैं, ये इनकी रेंज होगी 1, तो मतलब ये रेंज नहीं, ये रेंज नहीं, ये रेंज नहीं, है ना। ये कोडोमेन में भले ही आप लिख दो कोडोमेन इज सेट बी, कोडोमेन इज सेट बी, पर रेंज क्या होगा, रेंज होगा सिर्फ -1, 0 और 1। और डोमेन ये सारे आ गए, डोमेन पूरा ये क्या, ये रियल नंबर का सेट है, आप कह सकते हो ये पूरा का पूरा रियल नंबर का सेट है। ठीक है सर, डन है, बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमने सिग्नम फंक्शन देख लिया। आई गेस वी हैव द लास्ट फंक्शन एंड दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नाउ, GIF। ठीक है, और उसके बाद अपन सेशन को कर देंगे दरवाजा बंद, दैट इज क्लोज। तो GIF क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, GIF इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं हम। ये एक ऐसा फंक्शन है भाई, इसके अलग ही नखरे हैं, इसके अलग ही नखरे हैं। ये कहता लेफ्ट में जाना है मुझे, लेफ्ट में जाना है मुझे, लेफ्ट में जाना है मुझे। अबे लेफ्ट तो यहां है जीशन, लेफ्ट में जाना है मुझे, लेफ्ट में जाना है। तो लेफ्ट में क्यों जाना है ये तो समझो, तो बताता हूं सुनो। होता क्या है सर, जो GIF होता ना उसका निशान, उसका सिंबल ऐसा होता है, ऐसा, और इसके अंदर x पैक होता है। ठीक है, बढ़िया ब्रैकेट होते हैं, बढ़िया स्क्वायर ब्रैकेट, और ऐसा लिखा जाता है fx इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में x लिखा होता है। जब भी तुम्हें ऐसा दिख जाए समझ जाना GIF फंक्शन है। जैसे हो सकता है तुम्हें ऐसा मिला हो पिछले वाले वीडियो में तुम्हें ऐसा मिला था, देखो मैंने बताया था दिस प्लस दिस। तो ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसमें एक टर्म अपना GIF फंक्शन भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप GIF फंक्शन भी कह सकते हो इसको। ठीक है सर, डन है। आगे चलते हैं। तो सर जी ये क्या होता है, मतलब व्हाट इज दिस। तो देखो इसके एक छोटे से ड्रामे, छोटे से नाटक हैं इसके। कहते हैं ना कि चुल हो रही है, इनको चुल हो रही है, गोली हो रही है, या कुछ भी आप कह सकते हो कि नाटक उठते हैं ना जो दिमाग में, वो नाटक है इनके। कैसे नाटक है सर, बताता हूं। सर ये जो है ना ये बहुत ज्यादा क्यूरियस होती है। किस चीज से रिलेटेड होती है क्यूरियस सर, यहां x में पहली चीज तो कुछ भी आ सकता है। इनपुट आप कुछ भी रियल नंबर इसमें दे सकते हो, एनी रियल नंबर कैन बी इट्स इनपुट। सर पक्का, हाँ। GIF में कोई नाटक नहीं है, डेसिमल दे दो, फ्रैक्शन दे दो, रैशनल दे दो, इर्रेशनल दे दो, नेचुरल दे दो, इसको इनपुट की बात कर रहा हूं। ठीक है, आप होल नंबर दे दो, आप एक इंटीजर दे दो, कुछ भी टाइप का नंबर इसको दिया जा सकता है। इट कैन टेक एनी टाइप ऑफ नंबर, ले तो सकती है। इसका मतलब सर डोमेन क्या हुआ, इसका डोमेन हो गया बेटा, डोमेन हो गया इस टाइप के फंक्शन का रियल नंबर का सेट। ठीक है, DF इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, जिसको हम कुछ इस प्रकार दिखाते हैं, -∞ से इन्फिनिटी क्लोज ब्रैकेट में। ठीक है सर, डन हो गया। सर आउटपुट, अब आउटपुट कैसे देता है ये फंक्शन, ये समझो, ये बढ़िया चीज है, इंटरेस्टिंग चीज है। क्या सर, गौर से सुनना, कुछ एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा। ऑब्वियस सी बात है सर, एग्जाम्पल के बिना तो कछु समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, f(x) की जगह इस बार मैं ले रहा हूं -2, तो इसके अंदर भी अपन -2 लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे सर। ठीक है, सुनते जाना। -2 नहीं यार, -2 नहीं, माइनस का अपन 2.9 ले लेते हैं। ठीक है सर, तो -2.9 इस ब्रैकेट में भी लिखेंगे, डन सर, है ना। सेकंड f 3.2, ठीक है, तो इसमें भी आएगा 3/2, बिल्कुल आएगा सर। ठीक है, थर्ड फंक्शन, सॉरी, लेट अस से 50.6, तो इसमें भी अपन ले लेंगे 50.6। मैं 3 एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं, फिर और एग्जाम्पल अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सुनो, देखो भैया, सबको पता है, एवरीवन नोज, मतलब जिसको नहीं पता है वही समझेगा। भैया सबसे पहली बात होती है कि इसमें हमें एक नंबर लाइन दिमाग में सोचनी पड़ती है। दिमाग में सोचो, नंबर लाइन आपको माइंड में सोचनी पड़ेगी। ठीक है, खेल यहां पर नंबर लाइन का है दोस्त, सबसे बढ़िया और सबसे पहला खेल है नंबर लाइन का। ठीक है सर, क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, समझना मेरी बात। सर होता यह है कि इसमें 2.9 किन 2 इंटीजर्स के बीच में आएगा, यह सोचना पड़ेगा आपको। -2.9, तो -2.9 जो है वो -3 और -2 के बीच में आएगा, फिर अपना -1 आएगा, फिर अपना 0 आएगा। नंबर लाइन सोचनी पड़ेगी तुम्हें, ऐसा नहीं कि तुम एक नंबर लाइन सोच रहे हो, तुम यहां लिख रहे हो -2, यहां लिख रहे हो -3 के, इन दोनों के बीच में आएगा, यह गलत नंबर लाइन है, ये गलत नंबर लाइन है। -2 यहां आएगा, -3 यहां आएगा, ये नंबर लाइन तुम्हें सोचनी पड़ेगी। ठीक है सर,
इसके बाद जैसे ही तुमने सोच लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो कहता है कि भाई -2.9 को दिमाग में सोचो कि नंबर लाइन में किन दो नंबर्स के बीच में आएगा, तो यहां कहीं आएगा -2.9। पक्की बात है, पक्की बात है, बस खत्म। इसके लेफ्ट में देखो कौन है, कौन सा इंटीजर है सर, -3। आंसर आ गया -3। लो भैया आउटपुट यानी रेंज आ गई -3। ये नाटक है इनके, मतलब अंदर जो भी आएगा उसके लेफ्ट में जो भी इंटीजर होगा वही अलाउ करेंगे, जो भी इंटीजर होगा वही अलाउ करा जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, ठीक है, क्लियर है? यस सर। अच्छा नेक्स्ट, जैसे 3/2 है, 3/2 एक्चुअली 1.5 होता है, आपको सबको पता है, ठीक है सर, 1.5 होता है। अब थोड़ी सी नंबर लाइन फिर से सोचते हैं सर, ठीक है, थोड़ी नंबर लाइन फिर से सोचते हैं। 1.5 किसके बीच में आएगा? 1 और 2 के बीच में आएगा, इतना तो सबको पता है, 0 1 2 3। तो 1.5 आया सर अपना, 1.5 यहां आया सर, ये आया 1 और 2 के बीच में आया। हाँ सर, बस देख लो भैया 1.5 3/2 जो एक्चुअली यहां आ रहा है 3/2, इसके लेफ्ट में, क्योंकि ये खुद तो इंटीजर है नहीं, हाँ सर खुद तो इंटीजर है नहीं 3/2, तो इसके लेफ्ट में इंटीजर कौन है सर? इसके लेफ्ट में इंटीजर है 1। आंसर आ जाएगा बेटा 1। समझ गए? छोटा इंटीजर, छोटा ढूंढना पड़ता है, छोटा। 1.5 से छोटा इंटीजर कौन है? 1। 2.9 जो माइनस का 2.9 है उससे छोटा इंटीजर -3 है, ठीक है। 50.6 से छोटा इंटीजर 50 है सर, ये 50 आएगा। कैसे आएगा दिखाता हूं, सुनो, सुनते जाओ जी सर, ध्यान देना जरा। ये 49 हो गया, ठीक है सर, ये 50 हो गया, ठीक है सर, ये 51 हो गया, ठीक है सर, ये 52 हो गया। अब 50.6 कहां आएगा? 50 और 51 के बीच में, 50.6, ठीक है सर, बना लिया। ये हो गया 50.6, ठीक है, ये हो गया सर अपना 50.6। अब ये 50.6 आ गया सर, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ढूंढना है, मतलब इसका आउटपुट क्या होगा? अरे भैया इसके जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? 50 है, तो आंसर आ गया 50। छोटा, देखो नाम में छुपा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पर यार ढूंढता ये छोटा है, इसके नाम का उल्टा ही केस है ये, ढूंढता छोटा इंटीजर है। कुछ भी इनपुट होगा उससे छोटा इंटीजर, बस उससे छोटा इंटीजर देख लो। मतलब अगर मैं इनपुट्स में आपको बहुत सारी चीजें दूं, सुनते जाना, इनपुट्स में मैं आपको दे दूं बेटा 9 या 9.6, इनपुट में मैं दे दूं आपको 2.4, इनपुट में मैं आपको दे दूं बेटा माइनस का 15.8, ठीक है, इनपुट में मैं आपको दे दूं बेटा अपना माइनस का 20.5, कुछ भी दे दूं आपको, है ना। इनपुट में दे दूं बेटा मैं आपको 9, इनपुट में मैं दे दूं बेटा आपको 2। तो आउटपुट कैसे देखिए जाएगा? आउटपुट देखने के लिए बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो इनपुट है उससे जस्ट छोटा इंटीजर देख लो, या फिर उसको नंबर लाइन पे विजुलाइज करके उसके लेफ्ट वाला इंटीजर देख लो। दो कंडीशन में से कोई एक चीज सोच लो। सर 9.6 से छोटा इंटीजर 9 होता है, आंसर आ गया 9। क्या आएगा आंसर? 9। सर 2.4 से छोटा इंटीजर तो 2 होता है, तो आंसर आएगा 2। ऐसे नहीं देखना है तो नंबर लाइन पे देख लो, देखो नंबर लाइन पे देख लो, नंबर लाइन पे दिखा देता हूं मैं तुम्हें। सर कैसे? सर ये 2.4 यहां आएगा, जैसे मान के चलो ये 0 1 2 3। अब 2.4 कहां आएगा सर? 2.4 यहां आएगा, 2 और 3 के बीच में यहां कहीं आएगा 2.4। आ गया सर, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहता है कि अगर आप नंबर लाइन को दिमाग में रख के कर रहे हो तो जहां भी आपका नंबर आ रहा है उसके जस्ट लेफ्ट वाला ले लो। इसके जस्ट लेफ्ट वाला सर 2 है, ये है इंटीजर, तो मैंने 2 तो पहले ही लिख दिया है। कितने मजेदार कॉन्सेप्ट है ना सर? बिल्कुल सर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि समझ में आना चाहिए बस। इसी के साथ बच्चा -15.8, -15.8 से छोटा इंटीजर -15 नहीं होता है, -16 होता है। जी हां, तो इसका आंसर -16 आएगा। और अगर आपको ऐसे नहीं इससे समझना है तो लो भाई इससे भी समझा देता हूं, -17 -16 -15 -14, ये ऐसे चला जा रहा है, ठीक है सर। अब अपन ने क्या करना है? -15.8 यहां कहीं होगा सर, यहां कहीं होगा, है ना, 15 और 16 के बीच में। नंबर लाइन से देख रहे हो तो लेफ्ट वाला इंटीजर देख लो। इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? इसके लेफ्ट में सर ये वाला इंटीजर है, -16। लो भैया -16 आ गया। अगर नंबर लाइन से देख रहे हो तो लेफ्ट वाला इंटीजर देखो, और अगर
दिमाग से देख रहे हो तो छोटा इंटीजर सोचो कि दिए हुए नंबर से छोटा इंटीजर कौन सा है मेरे दोस्त। समझ में आ गई बात? 101% समझ में आ गई सर। क्लियर है? कट क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। लेकिन अगर इनपुट एग्जैक्टली एक इंटीजर ही है, तो अगर इनपुट इंटीजर ही है, इनपुट डेसिमल में नहीं है, इनपुट फ्रैक्शन में नहीं है, तब क्या करेंगे सर? तो बेटा तब अपना आंसर ये खुद ही आ जाएंगे। मतलब बताता हूं, सुनना, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। ठीक है सर? देखो ये 9 है तो कहां आएगा? जैसे ये हो गया अपना 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब हमने देखा कि हमारा इनपुट जो है वो 9 है, तो इनपुट 9 पे हमने डॉट लगा दिया। अरे भैया इसके लेफ्ट में अपन इंटीजर क्यों देखेंगे? ये तो खुद ही इंटीजर पे आ रहा है, तो 9 आंसर होगा इसका। ये 2 है सर, है ना? ये 2 है तो 2 के लिए क्या करेंगे सर? 2 के लिए भी आराम से कर लेंगे। देखो भाई 2 के लिए देखो 0, 1, 2, है ना? ऐसे ही मान के चलो आगे 3 होगा। ठीक है सर, आगे 3 होगा। अपन को दिया गया है फॉर एग्जाम्पल इनपुट 2, इनपुट, तो इनपुट अपन ने मार्क कर लिया सर, है ना बच्चा? इनपुट अपन ने मार्क कर लिया। अब जब अपन ने इनपुट मार्क किया तो भैया इसके लेफ्ट में अपन क्यों देखेंगे इंटीजर? ये तो खुद इंटीजर है ना, है ना? तो 2 आंसर हो जाएगा इसका। सर कितना आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा 2। थम्स अप। बिल्कुल सर, है ना? जरूरी नहीं है इनपुट डेसिमल में या एग्जैक्टली नंबर्स में ही आए, आपका इनपुट ऐसे भी आ सकता है सर 3/5। अब 3/5 तुम सोचोगे, कुछ नहीं सोचना है। 3/5 तुम डिवाइड कर दो, 0.6 आएगा। क्या आएगा? 0.6। अब सर 0.6 इन दोनों के बीच में आएगा, यहां कहीं आएगा 0.6, इन दोनों के बीच में आएगा। 0.6 के जस्ट पीछे वाला, जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर कौन है? 0। इसका आंसर आएगा सर 0। खत्म। समझ गए ना? ये है भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हिसाब और किताब। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? यस सर। तो बेटा यहां तक कि हमारा ये वाला वीडियो रहेगा। सो दिस वीडियो इज ओवर। आई होप आपको ये वीडियो इस वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन। हाँ, लाइक बटन जरूर दबाना यार, बिकॉज लाइक करते हो ना, जो लाइक दिखते हैं ना, मजा आता है देखने में कि हाँ यार चलो बच्चों को पसंद आ रहा है सेशन, बच्चे लाइक कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। अगर अच्छा लगा हो सेशन तो अपने दोस्तों के साथ, यारों के साथ, अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, सबके साथ शेयर करना। जो भी क्लास 12 के बढ़िया वाले बच्चे हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, उनको शेयर करो, उनको बताओ भाई कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है K12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑल दी क्लासेस ऑफ CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। और सारी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होने के साथ साथ क्वालिटी रिच कंटेंट है दोस्त, है ना? फ्री में अगर आपको कोई पढ़ा रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसे ही एवं कुछ भी आपको दे देंगे। टॉप क्लास क्वालिटी कंटेंट, आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराया जाता है हमारे YouTube चैनल, हमारी वेबसाइट और हमारे एप्लीकेशन पर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम YouTube चैनल पर जाकर। कोई रोक टोक नहीं है, कोई पैसा नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई कूपन कोड नहीं। बढ़िया तरीके से जाओ हमारी हिंदी मीडियम वाले चैनल पर। जो भी बच्चे यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड और अपना CBSE बोर्ड कह रहा हूं यार, सॉरी, दिल्ली बोर्ड, अपना राजस्थान बोर्ड, ये जो स्टेट बोर्ड है ना हिंदी मीडियम वाले, इनसे रिलेटेड बच्चे अगर हिंदी मीडियम की पढ़ाई करना चाहते हैं तो भाई बगल में ही है, बस बगल में, मतलब आप हिंदी मीडियम सर्च कर लेना, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, और बढ़िया तरीके से आपको सारा कंटेंट वहां भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसी के साथ अगर क्लास 6 से लेकर 12th के बीच में आप पढ़ाई कर रहे हैं, CBSE इंग्लिश मीडियम बोर्ड के बच्चे हैं, तो आपके लिए नोट्स भी भाई अवेलेबल है। आप बढ़िया तरीके से हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com पर जा सकते हैं या हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। उसके बाद बेटा ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करना, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 जिस क्लास में भी हो अपनी क्लास चुन लेना, सेलेक्ट कर लेना, फिर बच्चा सब्जेक्ट चुन लेना, जिस भी सब्जेक्ट के नोट्स तुमको डाउनलोड करना है। उसके बाद तुम्हारे पास डाउनलोड ऑप्शन आ जाएगा, बढ़िया PDF सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में डाउनलोड कर लेना और अपनी पढ़ाई करो यार, मस्त पढ़ाई करो, रेगुलर पढ़ाई करो, एक रेगुलर व्यूअर बन जाओ, एक रेगुलर पढ़ाई करने वाले बन जाओ। एक टाइम टेबल बनाओ कि आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है मैग्नेट ब्रेन्स के YouTube चैनल पर। यहां पर आपको क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ बहुत अच्छा गाइडेंस भी मिलेगा दोस्त, ये मेरी गारंटी है।
सिर्फ और सिर्फ अपन एनसीईआरटी कवर नहीं करते, अपन और अदर बुक्स भी कवर करते हैं। सारी की सारी बुक्स का भाई निचोड़ आपको दिया जाता है एमआईक्यूज के फॉर्म में, एमसीक्यूज के फॉर्म में, समझ रहे हो। उसके साथ एनसीईआरटी को तो ऐसा घोल के पिला दिया जाता है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल के थ्रू कि भाई एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी का ये, एनसीईआरटी का वो, एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी का हर एक पॉइंटर छोड़ा नहीं जाता, सब कुछ कवर कराया जाता है दोस्त, क्योंकि एनसीईआरटी इज द मदर ऑफ ऑल बुक्स। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।